Good morning, students. In last lecture, we learned about estimation and you solved exercise 1.3. This is the last lecture of your first chapter. Today, we will learn about using brackets and expanding them. Later, we will learn about Roman numerals. So let's begin. यूजिंग ब्रैकेट्स को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। सो आपके पास मैंने पीडीएफ भेजी है, उसमें देखोगे, साथ में रखोगे सामने, ठीक है, और समझोगे। मीरा बॉट 6 notebooks फ्रॉम द मार्केट एंड द कॉस्ट वाज ₹10 per notebook. Her sister Seema also bought 7 notebooks of the same type. Find the total money they paid. मीरा मार्केट गई, उसने 6 नोटबुक्स खरीदी और एक नोटबुक की कॉस्ट 10 रुपीज थी। उसके सिस्टर सीमा ने भी सेम नोटबुक ली, पर उसने 7 नोटबुक ली, ठीक है। तो दोनों का मिला के उसने उन लोगों ने टोटल कितना मनी पेड किया। अब सीमा ने जो कैलकुलेशन किया वो इस टाइप से था। सीमा कैलकुलेटेड द अमाउंट लाइक दिस। 6 नोटबुक उसने ली थी and cost of one notebook is 10 rupees. So 6 multiplied by 10, then plus 7 notebook उसकी सिस्टर ने ली और एक नोटबुक की कॉस्ट 10 रुपीज, तो उसने 7 मल्टीप्लाई बाय 10 किया, तो 6 10s are 60 प्लस 7 10s are 70, फिर दोनों को ऐड किया तो आंसर आया 130 रुपीज, ठीक है। सीमा ने इस तरीके से कैलकुलेट किया। मीरा ने कैसे कैलकुलेट किया? उसने नंबर ऑफ बुक्स, नोटबुक्स जितनी परचेज की सीमा ने और खुद ने, उन दोनों को उसने प्लस कर लिया, 6 + 7, तो उसकी टोटल नोटबुक आ गई 13। अब 13 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 130। तो कौन सा वे ज्यादा इजी था? दिस वे ना। इसमें उसको 2 बार मल्टीप्लीकेशन करना पड़ा, 6 मल्टीप्लाई बाय 10, 7 मल्टीप्लाई बाय 10, दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड किया। मीरा ने स्मार्टली क्या किया? नंबर ऑफ नोटबुक जितनी परचेज की है वो प्लस करके निकाल लिया और उसको 10 से मल्टीप्लाई किया। यू कैन सी दैट सीमा's एंड मीरा's वे टू गेट द आंसर आर अ बिट डिफरेंट, बट बोथ गिव करेक्ट रिजल्ट. Why? Seema says what Meera has done is 7 + 6 multiplied by 10. Appu points out that 7 + 6 multiplied by 10 is equal to 7 + 60 is equal to 67. सीमा ने कहा कि ये इसने, मीरा ने क्या किया? 7 + 6 multiplied by 10. अब उनका एक फ्रेंड था अप्पू ने क्या पॉइंट आउट किया कि 7 + 6 उसने क्या किया? 6 multiplied by 10 पहले कर दिया, 6 10s are 60 plus 7, तब तो आंसर आया 67. Thus this is not what Meera had done. लेकिन ये दोनों जो बोल रहे हैं उनको पता ही नहीं चला कि मीरा ने क्या किया है. All the 3 students are confused. To avoid confusion, in such cases we may use brackets. अब उसने ये किया तो सही है ना, 7 + 6 multiplied by 10, लेकिन अब ये कैसे मालूम चलेगा कि पहले कौन सा ऑपरेशन हमें करना है? तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ब्रैकेट्स यूज करते हैं. We can pack the numbers 6 and 7 together using a bracket, indicating that the pack is to be treated as a single number. Thus the answer is found by 6 + 7 multiplied by 10. तो हम क्या करेंगे? 6 और 7 को एक साथ प्लस करना है तो उनको हम ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि हमेशा रूल होता है कि ब्रैकेट में जो ऑपरेशन होता है उसे पहले किया जाता है, तो इसलिए हम इसके आगे ब्रैकेट लगा देंगे 6 + 7 के आगे। तो हमने इसको ऐड किया और एक नंबर बना लिया, 6 + 7 is equal to 13. Then 13 multiplied by 10 किया. This is what Meera did. ये मीरा ने किया. She first added 6 and 7 and then multiplied the sum by 10. तो समझ में आया क्यों ब्रैकेट हम यूज करते हैं? ये कंफ्यूजन हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे ब्रैकेट लगा ही नहीं था, 7 + 6 multiplied by 10, तो कोई मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन पहले कर देगा, है ना। लेकिन ब्रैकेट यूज करके हमें ये पता चल जाता है कि इट मींस ये ऑपरेशन हमें पहले करना है। तो वी पुट ब्रैकेट ऑन 7 + 6, तो इट मींस हम इन दोनों को प्लस करके एक नंबर बना लेंगे, तो 7 + 6 is equal to
13, then 13 multiplied by 10 is equal to 130. समझ में आया? This clearly tells us first turn everything inside the bracket into a single number and then do the operation outside. तो इसका मतलब क्या होता है? पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको सॉल्व करके सिंगल नंबर बना लो, उसके बाद जो बाहर ऑपरेशन है उसे सॉल्व करो। तो इससे आंसर भी क्लियर सही आता है और क्लियर भी हो जाता है कि हमें पहले क्या करना है। जब ब्रैकेट ही नहीं लगा होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ऑपरेशन हमें पहले करना है? तो हम ब्रैकेट लगा देते हैं, तो ब्रैकेट से ये कंफर्म हो जाता है कि फर्स्ट वी डू दिस ऑपरेशन, देन आफ्टर डूइंग दिस ऑपरेशन you have to make a single number, then do the operation outside. उसके बाद फिर आप बाहर का ऑपरेशन कर सकते हो। तो ये था यूजिंग ब्रैकेट्स। देखो इस चैप्टर में सिर्फ आपको समझना है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं है। सेकेंड टॉपिक है एक्सपांडिंग ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स को कैसे एक्सपांड करते हैं? नाउ ऑब्जर्व हाउ यूज ऑफ ब्रैकेट्स अलाउ अस टू फॉलो आवर प्रोसीजर सिस्टमैटिकली। ब्रैकेट्स को यूज करके हम कैसे अपने प्रोसीजर को सिस्टमैटिकली सॉल्व कर सकते हैं? डू यू थिंक दैट इट विल बी इजी टू कीप अ ट्रैक ऑफ व्हाट स्टेप्स वी हैव टू फॉलो विदाउट यूजिंग ब्रैकेट्स? अब बिना ब्रैकेट यूज के क्या आप फॉलो कर सकते हो स्टेप्स को कि हमने कौन सा पहले किया या कौन सा हमें पहले करना है? देखो क्वेश्चन दिया उन्होंने 7 मल्टीप्लाई बाई 110। अब इसे मल्टीप्लाई करना है, तो इजीली मल्टीप्लाई करने के लिए क्या किया? 109 को ब्रेक कर दिया 100 प्लस 9। ठीक है, 109 को हम 100 प्लस 9 भी लिख सकते हैं, एक ही मीनिंग है। अब 7 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 9, a मल्टीप्लाई बाई b प्लस c, ये मैंने आपको सिखाया था प्रॉपर्टी है ना। इन्होंने क्या किया? 109 को ब्रेक कर दिया 100 प्लस 9, तो ये कौन से बन गया? a मल्टीप्लाई बाई b प्लस c। अब a मल्टीप्लाई बाई b प्लस a मल्टीप्लाई बाई c, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके आप इसको खोल दो, ब्रैकेट को खोला तो हो गया 7 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 9। नाउ 7 मल्टीप्लाई बाई 100 मींस 700 प्लस 7 9 जा 63, दोनों को प्लस कर दो 763। मतलब बिना मल्टीप्लाई किए हम ब्रैकेट यूज करके इजीली सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। किया ना? यहाँ पे समझ में आया? किसी किया? 109 को ब्रेक कर दिया 100 प्लस 9 में, तो ये बन गया हमारा a मल्टीप्लाई बाई b प्लस c। तो a मल्टीप्लाई बाई b प्लस a मल्टीप्लाई बाई c, तो a मल्टीप्लाई बाई b मतलब 7 मल्टीप्लाई बाई 100 700, और a मल्टीप्लाई बाई c मतलब 7 9 जा 63, दोनों को ऐड किया तो बन गया 763। नाउ सेकंड क्वेश्चन, 102 मल्टीप्लाई बाई 103। अब a मल्टीप्लाई बाई b है, तो 102 को उन्होंने ब्रेक कर दिया 100 प्लस 2 ब्रैकेट यूज करके, मल्टीप्लाई बाई 103 को ब्रेक कर दिया 100 प्लस 3। अब देखो 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 3, तो 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3, दोनों में 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 100 मतलब 100 प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, प्लस 100 प्लस मतलब ये हो गया a, दिस इज a मल्टीप्लाई बाई b प्लस c। तो इस a को b से मल्टीप्लाई किया, फिर इस a को c से मल्टीप्लाई किया, 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 100 का मल्टीप्लाई अंदर किया तो 100 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3। 100 को मल्टीप्लाई किया तो 10,000 आ गया, 200 को मल्टीप्लाई किया तो 200, 100 मल्टीप्लाई बाई 3 300, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, फिर इन सबको प्लस कर दिया तो आपको आंसर मिल गया। ब्रैकेट यूज करके स्टेप बाय स्टेप हमने जब सॉल्व किया तो हमें बिना मल्टीप्लाई किए हमारा प्रोडक्ट मिल गया। पता चला कैसे? 102 मल्टीप्लाई बाय 103 को ब्रेक कर दिया था 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 3, तो ये हो गया a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c, तो a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c, तो 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखो
इस 100 को इस 100 से मल्टीप्लाई किया प्लस इस 100 को 2, क्योंकि 100 बाहर है ना, मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 10,000 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 100 200, 100 मल्टीप्लाई बाय 3 300, 3 2 जा 6, इन सबको प्लस करके एक आंसर बना दिया। नाउ थर्ड क्वेश्चन, 17 मल्टीप्लाई बाय 109, 17 को ब्रेक किया 10 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 109, अब a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c, तो 109 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 109 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू, ठीक है, इस वाले a को b से मल्टीप्लाई किया प्लस a को c से मल्टीप्लाई किया, 10 मल्टीप्लाई बाय 109 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 109 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 109 को ब्रेक किया 100 प्लस 9 में, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 109 को ब्रेक किया 100 प्लस 9 में, ठीक है। अब 10 को मल्टीप्लाई किया 100 से, प्लस 10 को मल्टीप्लाई किया 9 से, प्लस 7 को मल्टीप्लाई किया 100 से, प्लस 7 को मल्टीप्लाई किया 9 से, तो 10 100 10 जा 1000, 10 9 जा 90, 700 जा 700, 7 9 जा 63, इन सबको प्लस किया तो आंसर आ गया 1853। मतलब ये देखने में आपको लग रहा है मैम क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप खुद करोगे ना जब, तो आपको समझ में आएगा कि स्टेप बाय स्टेप हम ब्रैकेट यूज करके कैसे इजीली सॉल्व कर देते हैं सम को। इसके क्वेश्चंस नहीं है आपके चैप्टर में, सिर्फ आपको समझना है कि कैसे ब्रैकेट को हम एक्सपांड करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड टॉपिक इज रोमन न्यूमरल्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। In earlier classes you have learned about this topic, Roman numerals आपने किया है थर्ड में फोर्थ में, है ना। Roman numerals, any of the symbols used in a system of numerical notation based on the ancient Roman system, इसमें कुछ नंबर्स के फिक्स होती है, वो आपको याद रखना है, जैसे फॉर 1, फॉर 5, है ना, 1 के लिए ये I, कैपिटल I, 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D एंड 1000 के लिए M। ये आपको याद रखना है हमेशा। अब कुछ रूल्स हैं इनको यूज करने के लिए, कैसे, सी 1 to 10 यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर 1 वी यूज 1i, फॉर 2 वी यूज 2i, फॉर 3 वी यूज 3i, लेकिन हम एक सिंबल को 3 टाइम्स से ज्यादा यूज नहीं कर सकते ना। 4 के लिए हम 4i नहीं बना सकते, दिस इज रॉन्ग। तो अभी हमने मालूम है 5 के लिए हमने क्या यूज किया, v, तो इस v के अगर हम पीछे एक 1 लगाते हैं, इट मींस हम वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 5, हम 5 से एक सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो हो जाता है 4। सी हियर, अगर हम v के पीछे एक i लगाते हैं, इसका मतलब वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 5, हम 5 से एक सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 5 से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो गया 4, सो दिस इज द सिंबल ऑफ 4। तो 5 का तो हमें मालूम है v। अब 6, तो 5 के अगर हम आगे राइट साइड एक i लगाते हैं तो मतलब हम उसमें एक ऐड कर रहे हैं, तो 5 + 1 6, फॉर 7 वी यूज 2i, फॉर 8 वी यूज 3i, ठीक है। अब फिर हम 9 के लिए 4i यूज नहीं कर सकते, मैंने क्या बताया, एक सिंबल को हम सिर्फ 3 टाइम यूज कर सकते हैं, है ना। फॉर 8 5 6 7 8। अब 10 के लिए हमें सिंबल मालूम है, दिस इज द सिंबल ऑफ 10, क्रॉस। तो क्रॉस के अगर मैं पीछे 1 लगाती हूँ, इट मींस वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दिस 10, मैं एक सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ 10 से, तो 10 से अगर मैंने एक सब्ट्रैक्ट किया मतलब 9, तो फॉर 9 वी यूज दिस सिंबल, और फॉर 10 वी यूज x। तो समझ में आया किस तरीके से हम रोमन न्यूमरल्स लिखते हैं। अब रूल्स पढ़ लेते हैं पहले। द रूल्स फॉर द सिस्टम्स आर, फर्स्ट, इफ अ सिंबल इज रिपीटेड, its value is added as many times as it occurs, that is 2i is equal to 2, 2x is 20 and 3x is 30। एक सिंबल अगर रिपीट हो रहा है तो उसकी वैल्यू मतलब ऐड होती जाती है। जैसे मैंने 1 के लिए 1i यूज किया, अगर मैंने 2i यूज किया तो 1 + 1 2, है ना।
दिस x इज फॉर 10। अब मैंने 2x लिखे हैं, इट मीन्स 10 + 10 20। 3x लिए हैं तो 10 + 10 20, 20 + x 20 + 1 20 + 10 30। समझ में आया? फर्स्ट रूल, अगर मैं किसी सिंबल को रिपीट कर रही हूँ, इसके मतलब उसकी वैल्यू को मैं उतने टाइम ऐड कर रही हूँ। 2 टाइम लिखा तो डबल हो जाएगा, 3 टाइम लिखा तो 3 टाइम हो जाएगा। ठीक है? ओके, सेकेंड, अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। ये मैंने आपको बताया, कोई भी एक सिंबल 3 से ज्यादा बार यूज रिपीट नहीं होता है, मतलब 3 ही बार यूज होगा। But the symbol V, L and D are never repeated। तो ये याद रखना है, कौन कौन सा सिंबल, ये V, ये हम एक ही बार यूज करते हैं, V, L मतलब 50 वाला, इसको भी हम एक ही बार यूज करते हैं, और D फॉर 500, ये कभी भी रिपीट नहीं होते, ये सिंगल बार ही यूज। देखो फॉर 5 में एक ही बार हुआ है, 6 में, 7 में, सब में सिंगल बार ही आएगा, ये डबल बार यूज नहीं होता। कौन कौन सा, सिंबल ऑफ 5, symbol of 50 and symbol of 500. These symbols are never repeated. See, if a symbol of smaller value is written to the right of a symbol of greater value, its value gets added to the value of greater symbol. अगर कोई नंबर हमने, मतलब कोई स्मॉलर वैल्यू को बड़े वैल्यू के राइट साइड में लिखा है, तो मतलब उसकी वैल्यू उतनी ऐड हो जाएगी उसमें। जैसे सी, दिस इज अ सिंबल ऑफ 5, तो V उसका सिंबल है, V के आगे मैंने एक I लिखा, तो मतलब वो क्या हो जाएगा, 5 + 1 6। राइट साइड में अगर हम कोई सिंबल लगाते हैं, किसी बड़े सिंबल के आगे कोई छोटा सिंबल लगाते हैं, इसका मतलब उसकी वैल्यू उसके साथ ऐड हो जाती है। समझ में आ रहा है? इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू is written to the right of a symbol of greater value, अगर स्मॉलर वैल्यू का कोई सिंबल बड़े वैल्यू के सिंबल के राइट साइड में लगाते हैं, तो इट्स वैल्यू गेट्स एडेड, उसकी जो वैल्यू है वो उसके साथ ऐड हो जाती है। किसके साथ? ग्रेटर सिंबल की वैल्यू के साथ। सी, वी आई, वी इज द वैल्यू सिंबल ऑफ 5, इट मीन्स उसमें 1 ऐड करो, तो ये क्या बन गया, 6। नाउ एक्स इज अ सिंबल ऑफ 10, उसके राइट साइड में 2i लगा दिए, तो मतलब 2 ऐड हो गया 10 के साथ, तो दिस इज द सिंबल ऑफ 12। एंड L, L फॉर 50, X फॉर 10, तो 50 + 10 60, एंड 10 + V मतलब 5, 10 + 5 मतलब 65, तो दिस इज अ सिंबल ऑफ 65। तो आप इस तरीके से वैल्यूज लिख सकते हो। ये चैप्टर पूरा होने के बाद मैं आपको एक वर्कशीट दूंगी रोमन न्यूमरल्स की, ठीक है? वो आपको नोटबुक में लिखनी होगी, उसमें मैं रोमन नंबर्स टू हिंदू अरेबिक नंबर्स एंड हिंदू अरेबिक्स टू रोमन न्यूमरल्स आपको बनाने होंगे, ठीक है? नाउ डी, if a symbol of smaller value is written to the left of a symbol of greater value, its value is subtracted from the value of the greater symbol। अब सेम उसका अपोजिट है, अगर किसी ग्रेटर वैल्यू के सिंबल के लेफ्ट साइड पे कोई छोटे नंबर की वैल्यू का सिंबल लगाया जाता है, इसका मतलब उसको बड़ी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देना है उतना। सी, अब वही है, V के अगर राइट साइड लगा था तो वो ऐड हो गया 1 उसके साथ, वो बन गया 6, लेकिन अब ये लेफ्ट साइड लगा है, इसका मतलब 5 से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। इट मींस दिस इज अ सिंबल ऑफ 4। ये क्या है? 4। समझ में आया? अब देखो X इज द सिंबल ऑफ 10, अब उसके लेफ्ट साइड पे एक I लगा, मतलब 10 - 1। लेफ्ट साइड पे अगर छोटा वैल्यू का सिंबल लगा होगा तो उसका मतलब उसको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। और उसके राइट साइड में अगर छोटे वैल्यू का सिंबल लगा होगा, मतलब उस वैल्यू को उसके साथ ऐड करना है। अब 10 के पीछे एक I लगाया, मतलब 10 - 1 = 9। नाउ सी, XL, L मतलब 50, 50 के लेफ्ट साइड में X है, X मतलब 10, तो 50 से 10 सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब ये किसका सिंबल है? 40। नाउ सी, X, 6, C इज द सिंबल ऑफ 100। अब 100 के लेफ्ट साइड में X, X मतलब 10, तो 100 से 10 माइनस कर दो, तो क्या बन गया? 90। तो समझ में आया? जब कभी बड़े वाले सिंबल के पीछे छोटा वाला सिंबल लगा हो, मतलब बड़े वाले से उतना सब्ट्रैक्ट कर दो।
और अगर बड़े वाले सिंबल के राइट साइड में छोटा वाला सिंबल लगा हो तो मतलब उस छोटे वाले नंबर को बड़े वाले के साथ ऐड कर देना है। समझ में आया? नाउ ई, द सिंबल ऑफ वी, एल एंड डी आर never return to the left of the symbol of greater values, that is V, L and D are never subtracted। अब हम ये तो बोल रहे हैं कि बड़े वैल्यू के पीछे अगर छोटा वैल्यू लगा हो तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, लेकिन ये जो तीन है V, L एंड D, ये कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं लिखे जाते हैं बड़े वैल्यू के। इनको मतलब हम कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, V को, L को एंड D को, ये कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, मतलब बड़े वैल्यू के पीछे लेफ्ट साइड में नहीं लगते हैं। द सिंबल I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली, और ये जो I है इसको खाली V से सब्ट्रैक्ट, मतलब V के लेफ्ट साइड में लगेगा तो क्या बन जाएगा 4, X के लेफ्ट साइड में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 9, तो इन दोनों के साथ यूज होता है लेफ्ट साइड में। द सिंबल X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L, M एंड C ओनली, और ये जो X का वैल्यू है सिंबल वो खाली L से, M से और C से ही सब्ट्रैक्ट होता है और किसी भी सिंबल से सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। फॉलोइंग दीज रूल्स वी गेट, अब देखो 1 to 10 मैंने आपको सिखाया, 1 2 3, 3 बार यूज हो गया। अब आएगा 4, तो 4 के लिए क्या करेंगे, जो 5 का सिंबल है V उसके लेफ्ट साइड पे 1 लगा देंगे, मतलब एक सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये क्या बन गया 4। देन 5, अब 5 6 बनाना है तो 5 + 1 होता है, तो 5 के राइट साइड पे हमने 1 लगा दिया तो 5 + 1 6, 2 ऐड कर दिए तो 7, 3 ऐड कर दिए तो 8। अब 4 तो हम नहीं बना सकते, मैंने बोला ना किसी भी सिंबल को हम 4 टाइम यूज नहीं कर सकते हैं। तो 9 बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 के लेफ्ट साइड में एक 1 बना देंगे, इट मींस ये हो गया दिस इज 10 - 1, तो दिस इज द सिंबल ऑफ 9, देन 10। अब आप 11 लिख सकते हो, 10 + 1 11, 12, 10 + 2 13, 10 + 3 14, 10 + 4 15, 10 + V है ना, 10 + 6 10 + 7 10 + 8 10 + 9, यहां तक सेम हो जाएगा। इसके बस क्या आ जाएगा, इसके इधर आगे 10 10 10 लग जाएगा। अब आता है 20, तो 20 के लिए 2 10, मैंने बोला ना एक सिंबल को 2 टाइम 3 टाइम तो यूज कर सकते हैं, तो 20, 10 फॉर x फॉर 1 10, देन 2x फॉर 20, फिर 21 इसके आगे 1 लग जाएगा, 21 इसके आगे 2 लग जाएगा, 2 1 मतलब 22 23, ऐसे करके हम 29 तक जाएंगे। देन 30 के लिए वी यूज 3x, 30 के लिए हम 3x ना, तो 10 + 10 + 10 30 हो गया। अब 31 32 फिर उस तरह से ये 1 2 3 4 जो है 9 तक इस 30 के आगे लग जाएंगे। अब आता है 40, तो वी कैन नॉट यूज 4x फॉर 40, हम 4x यूज नहीं कर सकते हैं, मैंने बोला कोई भी सिंबल को हम 3 टाइम तक ही यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते। तो 40 के लिए हम क्या करेंगे, फॉर 50 वी यूज L, तो वी सब्ट्रैक्ट 1x फ्रॉम दिस L, तो वी गेट 40, द सिंबल ऑफ 40 है ना। 50 के लिए क्या था L, तो L के लेफ्ट साइड हमने x लिख दिया। लेफ्ट साइड लिखना मतलब बड़े वैल्यू के पीछे अगर हम कोई छोटा वैल्यू का सिंबल लिखते हैं मतलब उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 50 में से हमने 10 सब्ट्रैक्ट किया तो ये बन गया सिंबल ऑफ 40। ठीक है, अब 41 42 फिर अगेन ये 1 2 9 तक आप इसके आगे लिख दो, 49 तक लिख दोगे। देन आफ्टर 49 व्हाट कम्स 50, फॉर 50 वी यूज L, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया ना, L यूज करते हैं। 51 52 अगेन 1 2 1 2 9 इसके आगे लिख दो तो 59 तक हो जाएगा। फॉर 60 मींस 50 + 10, फॉर 50 वी यूज L + x। अब L के आगे हम देखो यहाँ L के पीछे लगाया था, मतलब 50 - 10 इट मींस 40। फॉर 60 50 + 10, तो x को हमने राइट साइड लगाया, तो ये हो गया 50 + 10 60, दिस इज द सिंबल ऑफ 60। अगेन वी यूज 1 to 9, इसके आगे लगा देंगे तो 69 तक हो जाएगा। फॉर 70 50 + 60 + 10 70, तो ये हो गया सिंबल ऑफ 70। फॉर 80 50 + 10 60 + 10 70 + 10 80। अब 90 के लिए हम फिर 4x यूज नहीं कर सकते ना, मैंने बोला ना कोई भी सिंबल को हम 3 से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। फॉर 90 वी यूज XC, क्यों, फॉर 100 वी यूज C के लेफ्ट साइड में हमने x बना दिया, मतलब दिस इज 100 - 10, तो वो हो गया सिंबल ऑफ 90।
and for 100 we use C. समझ में आया? ये रूल्स को आप याद रखोगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, ये तो चैप्टर फिनिश होता है अभी यहाँ तक। अब इसमें मैं कुछ एक वर्कशीट आपको दूंगी, कुछ एग्जांपल्स दूंगी, वो आपको करने हैं नोटबुक में। ठीक है, तो व्हाट हैव वी डिस्कस इन दिस चैप्टर, हमने इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया, एक समरी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट हमने किया गिवन टू नंबर्स, one with more digit is the greater number. If the number of digit in two given number is the same, the number is larger which has a greater leftmost digit. If this digit also happens to be the same, we look at the next digit and so on. It means हमने comparison of number हमने पहले पढ़ा था। कंपैरिजन में हमने क्या देखा था, अगर दो नंबर आपको दिए गए हों तो आपको पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लेनी है। जिस नंबर में ज्यादा डिजिट वो नंबर बड़ा। अगर if the number of digit in two given numbers is the same, अगर डिजिट सेम है तो आप क्या करोगे, उनकी प्लेस वैल्यू चेक करोगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड। पहले सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट वाली साइड देखोगे, जो बड़ा डिजिट होगा तो उसका मतलब वो नंबर बड़ा। अगर उस प्लेस पे भी डिजिट सेम है फिर उसके राइट साइड वाली डिजिट देखोगे। इस तरीके से चेक करते हुए आप कंपेयर कर लोगे कि विच नंबर इज ग्रेटर एंड विच नंबर इज स्मॉलर। सेकेंड पॉइंट, in forming numbers from given digits, we should be careful to see if the condition under which the numbers are to be formed are satisfied. Thus, to form the greatest four-digit number from 7835 without repeating a single digit, we need to use all four digits. The greatest number can have only 8 as the leftmost digit. अब मैंने आपको नंबर फॉर्म करने सिखाए थे फ्रॉम गिवन डिजिट्स। कुछ डिजिट्स आपको दिए और उससे बोला कि नंबर बनाओ, ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ, स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ, बट विदाउट यूजिंग द रिपीटिंग दिस डिजिट्स। अब जैसे 4 डिजिट यहाँ पे दी है 7, 8, 3, 5 एंड माय क्वेश्चन इज फॉर्म द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। For making greatest 4-digit number, you have to arrange these number in descending order. Descending order means biggest to smallest. तो सबसे बड़ा 8, then 7, then 5, then 3. तो greatest number क्या बन गया 8753. For smallest number, you have to arrange these digit in ascending order. छोटे से बड़े में अरेंज कर दो फॉर स्मॉलेस्ट नंबर। तो 3, 5, 7, 8, तो 3578 इज द स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर। तो इस तरीके से हम नंबर्स बनाते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी थी, पहले भी मैंने आपको समझाई थी, ये अलग अलग डिजिट्स है इसलिए यहाँ पे कॉमा लगा के दिया है। लेकिन जब हम इन डिजिट को यूज करके कोई नंबर बना लेते हैं तो उनके बीच में हम कॉमा नहीं लगाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, the smallest 4-digit number is 1000. It follows the largest 3-digit number 999. Similarly, the smallest 5-digit number is 10,000. It is 10,000 and follows the largest 4-digit number 9999. Further, the smallest 6-digit number is 1 lakh. It is 1 lakh and follows the largest 5-digit number 99,999. This carries on the higher digit number in a similar manner. मतलब उसके बाद हमने largest number के बारे में पढ़ा था। प्लेस वैल्यू मैंने ones, tens, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़, 10 करोड़, ये सब प्लेस वैल्यू होती है ना। अब जैसे 1000 है तो 1000 is the smallest 4-digit number, लेकिन वो किसके बाद आता है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट के बाद आता है ना। 999 के बाद क्या आएगा 1000. So 1000 is the smallest 4-digit number, but 999 is the greatest 3-digit number. ऐसी अब इसको मैं करती जाऊं 1001, 1002, 1000 जैसे करके 10,000 आया तो 10,000 किस, ये हो गया 5-digit smallest number। तो ये किसके बाद आता है, greatest 4-digit 9,999 के बाद आता है। ऐसे करते करते हम बड़े बड़े नंबर्स के बारे में पढ़ते जाते हैं। फिर 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आया, वो किसके बाद आता है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट के बाद। 99,999 में मैं 1 ऐड करूं तो वी गेट 1 लाख। दिस इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो ऐसा आपको कोई पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर किसके बाद आता है, वो आता है
ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर के बाद, ठीक है। use of commas helps in reading and writing large numbers. In the Indian system of numeration, we have commas after 3 digit starting from the right and thereafter every 2 digit. The commas after 3, 5 and 7 digits separate thousand, lakh and crore respectively. In the international system of numeration, commas are placed after every 3 digit starting from the right. The commas after 3 and 6 digits separate thousand and millions respectively. फिर मैंने दो न्यूमरेशन आपको सिखाए, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में जो कॉमा पुट करने का मेथड था उसमें 3 डिजिट्स के बाद एक कॉमा लगाते थे, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, मतलब वंस, थाउजेंड्स का एक पीरियड होता था, लैक्स का एक पीरियड होता था और करोड़ का एक पीरियड होता था। तो वंस के अंदर जो वंस पीरियड होता था उसमें वंस, टेंस, 100, 3 डिजिट, मतलब पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या होता था, एवरी 3 डिजिट के बाद हम कॉमा लगाते थे। उसका वंस, उसमें 3 पीरियड्स होते थे, वंस, थाउजेंड्स एंड मिलियंस, ठीक है। अब आता है फिफ्थ, लार्ज नंबर्स आर नीडेड इन मैनी प्लेस इन डेली लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, for giving number of students in a school, number of people in a village or town, money paid or received in large transactions, in measuring large distance, say between various cities in a country or in the world and so on. ये बड़े बड़े नंबर हमने क्यों पढ़े इस चैप्टर में, क्योंकि वो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, थाउजेंड्स में होते हैं, नंबर ऑफ पीपल्स इन अ विलेज और टाउन वो लैक्स में हो सकते हैं, किसी बड़ी बड़ी कंपनियों में जो डीलिंग होती है मनी की, पेइंग और सेलिंग, उनका ट्रांजैक्शन बहुत बड़े बड़े अमाउंट होते हैं वो, इन सब के लिए हमें ये लार्ज नंबर, अब डिस्टेंस है कोलकाता से दिल्ली तक का डिस्टेंस हो गया तो कितना किलोमीटर है, मतलब इन सब के लिए हमें ये बड़े बड़े नंबर्स की नॉलेज होनी जरूरी होती है। हमने फिर मेजरमेंट जो हमने सीखा था वो भी हमने रिमेंबर किया था, किलो शोज 1000 टाइम्स लार्जर, सेंटी शोज 100 टाइम्स स्मॉलर एंड मिली शोज 1000 times smaller. Thus 1 kilometer is equal to 1000 meter, 1 meter is equal to 100 centimeter और 1000 millimeter etc. मतलब किलो का मतलब होता है, किलो क्या शो करता है 1000 टाइम बड़ा, सेंटी शो करता है 100 टाइम्स स्मॉलर और मिली शो करता है 1000 टाइम्स स्मॉलर। मतलब 1 किलोमीटर के अंदर हाउ मेनी मीटर्स, 1000 मीटर्स, एंड 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर के अंदर कितने मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर्स। ये मैंने सब आपको एक्सप्लेन किया था। 7 point, there are a number of situations in which we do not need the exact quantity by need only a reasonable guess or an estimate. For example, while starting how many spectators watch a particular international hockey match, we state the approximate number, says 51,000. We do not need to state the exact number. उसके बाद हमने एस्टिमेशन वाला टॉपिक पढ़ा। व्हाट इज एस्टिमेशन, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एक अप्रोक्सीमेट नंबर जो एक एग्जैक्ट नंबर के आसपास हो। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने बताया कि कितने लोगों ने आज इंटरनेशनल हॉकी मैच देखा स्टेडियम में, तो वी से अराउंड 51,000 पीपल वॉच द मैच। So this 51,000 is not an exact number, it is an approximate number. It is actually जो एग्जैक्ट नंबर है उसके आसपास का नंबर होता है। दिस इज कॉल्ड एस्टिमेशन। एस्टिमेशन इन्वॉल्व्स अप्रॉक्सिमेटली अक्वाउंटिंग टू एन एक्यूरेसी रिक्वायर्ड। मतलब एस्टिमेशन 4117 में बी अप्रॉक्सिमेटेड टू 4100 और टू 4000। मतलब ये जो एस्टिमेशन होता है वो एग्जैक्ट के आसपास। अब इसको मैं अगर अप्रोक्सीमेट करने जाऊं तो नियरेस्ट अगर मैं टेंस करती हूं, नियरेस्ट इसको मैंने यहाँ पे देखो 100 किया है, नियरेस्ट अगर मैं इसको 100 करती हूँ तो किसकी वैल्यू को देखूंगी, टेंस की वैल्यू को देखूंगी। तो वंस तो 0 हो जाएगा, टेंस पे क्या है 1 इज अ स्मॉलर देन 5, तो ये भी 0 हो जाएगा और आगे के नंबर पे कोई ऐड नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 4100। और नियरेस्ट 1000 करती हूँ तो नियरेस्ट 1000 करने के लिए मुझे किसको देखना पड़ेगा, 100 को, और 100 की प्लेस पे क्या है 1, तो ये 1 0 10 0 100 0 और 4 एज इट इज। तो 4117 may be approximated to 4100 or to 4000।
that is to the nearest 100 or to the nearest 1000 depending on our needs. हमारी कैसे सिचुएशन है, कैसा हमें चाहिए, उसके हिसाब से हम उसको एस्टिमेट कर सकते हैं. इसको मैं नियरेस्ट 100 भी एस्टिमेट कर सकती हूँ और इसको मैं नियरेस्ट 1000 भी एस्टिमेट कर सकती हूँ. In number of situation we have to estimate the outcomes of a number operation. This is done by rounding off the numbers involved and getting a quick rough answer. अब किसी क्वेश्चन में मुझे एस्टिमेट आंसर चाहिए जो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किए, मैंने आपको बताया, तो उसको मुझे क्विक आंसर चाहिए के लिए उनको राउंड ऑफ कर दिया सिचुएशन के हिसाब से. अगर 3 डिजिट के नंबर है तो नियरेस्ट 100 कर दिया, 2 डिजिट के हैं तो नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करके और क्विक आंसर निकाला. Estimating the outcome of number operations is useful in checking answer. Use of brackets allow us to avoid confusion in the problems where we need to carry out more than one number of operation. Using of brackets मैंने आपको आज ही explain किया. वो क्यों जरूरी होता है कि जब एक से ज्यादा ऑपरेशन हो तो कंफ्यूजन ना पैदा हो, इसलिए हम ब्रैकेट यूज करते हैं. ब्रैकेट यूज करने से क्या होता है, उसके अंदर का जो ऑपरेशन है पहले उसको सॉल्व करके एक नंबर बना दो, फिर उसको बाहर वाले ऑपरेशन के साथ सॉल्व कर लो, तो इजी हो जाता है और कोई कंफ्यूजन नहीं होता है. Now 12th point, we use the Hindu-Arabic system of numerals. Another system of writing numeral is the Roman numeral. Generally जो हम numbers use करते हैं 1, 2, 3, 4, this is Hindu-Arabic system of numerals. और दूसरा सिस्टम जो होता है वो होता है रोमन सिस्टम. ये रोमन सिस्टम क्लास स्टैंडर्ड लिखते हैं ना, वो हम रोमन यूज करते हैं. और आप देखना बड़ी बड़ी जो क्लॉक होती है वॉच में, उसमें भी रोमन न्यूमरल्स में नंबर लिखे होते हैं. तो दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर. मैंने आपको पूरा आज एक बार रफली एक्सप्लेन कर दिया. अब ये चैप्टर फिनिश होता है. मे बी नेक्स्ट क्लास में शायद मैं इस चैप्टर का टेस्ट लूं, अभी कंफर्म नहीं है. आप लोग तैयारी करो, हो सकता है मैं टेस्ट लूंगी तो आपको इन्फॉर्म करूंगी, मैसेज करूंगी, इसलिए आप अपनी तैयारी रखना. और रोमन न्यूमरल्स की मैं एक वर्कशीट बना के आपको भेजूंगी जो आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. इन नेक्स्ट क्लास अगर टेस्ट नहीं हुआ तो वी स्टार्ट न्यू चैप्टर. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.